Hello everyone, how are you all? So how are you? Can you hear me and can you see the screen? Yes. Okay, thank you for responding. So let us discuss the homework. कुछ homework में doubt है तुम लोगों को? ठीक है, एक मिनट है। Okay, क्या होमवर्क था? कहाँ से कहाँ तक दिया था? कहाँ से कहाँ तक दिया था होमवर्क? 101, 111 to 115. ओके फाइन। तो ठीक है, इसमें बताओ 111 में कोई डाउट है? 111 में कोई डाउट है? Can speak. You have the rights to unmute yourself. 111 से 115 में किसी को कोई डाउट नहीं है? 1 से 115 PVR शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है। सर वो रेडियस इक्वल होना चाहिए ना शॉर्ट के डिफेक्ट के लिए? ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी क्लोज। डबल का फर्क है सर दोनों में। हाँ ना सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डबल का फर्क है, इसका मतलब 0.5 के आसपास आ रहा है ना रेडियस रेशियो। तो 1 होना चाहिए ना रेडियस रेशियो? नहीं, क्लोज टू 1 का मतलब ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट। और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो जाता है 6 से, मतलब 0.5 का भी है तो इट इज 6 है ना, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में ही आ रहा है। और ये याद करने की चीज है, देयर इज नो मतलब यू कैन से परफेक्ट लॉजिक फॉर दिस। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर जनरल बोलते हैं। ठीक है, अब जो डिफेक्ट्स के एग्जांपल हैं वो आपको याद ही करने हैं, तो कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है। ठीक है, वेदांत 112 का ए ऑप्शन, when temperature increases the number of defects increases। ये ऑलवेज जरूरी नहीं है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़ेंगे। इट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सॉलिड, कि वो सॉलिड कैसा है, क्रिस्टल कैसा है उसका। इट वी कैन नॉट शेव बाय कि श्योरिटी के साथ हम नहीं कर सकते टेम्परेचर बढ़ाने से ऑलवेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़ेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी पे, काइंड ऑफ क्रिस्टल के ऊपर, बहुत सारी चीजों पे। हाँ, तो डिक्रीजेस तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता ना, इंक्रीज कर सकता है। तो ये करेक्ट थोड़ी दिया होगा। 112 का आंसर ये दिया है क्या? अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफेक्ट्स बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते कभी भी, तो फिर तो ये गलत ही है। इट इज नॉट पॉसिबल। शॉर्ट की डिफेक्ट्स अकर व्हेन साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर, ये भी गलत है। ऑलमोस्ट कंपेरेबल पे होता है। एंकल डिफेक्ट अकर, हाँ ये सी सही है। देखो नंबर ऑफ, यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफेक्ट्स बढ़ेंगे, बट कितना बढ़ेंगे और सब में बढ़ेंगे, ऑलवेज बढ़ेंगे या नहीं, ये नहीं हम नहीं कह सकते। बट इसने डिक्रीज दिया है, वो तो गलत ही है। क्लियर? और कुछ है क्या? डिक्रीज दिया है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, डिक्रीज नहीं हो सकता डिफेक्ट टेम्परेचर कम बढ़ाने से। और किसी का कुछ डाउट है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन यस और नो। 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 ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते No. हैं। फाइन, ठीक है। लास्ट टॉपिक था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो डिफेक्ट में एक चीज काम तुम्हें जरूर करना है, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, उसको याद करना है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है और ये एग्जांपल्स तो आपको याद करने ही है, एनसीईआरटी वाले खास करके। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज, वाज इट क्लियर? मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कोई डाउट था किसी को? हाँ अचल, हो सकता है एक ही क्रिस्टल में फ्रैंकर और शॉर्टकेट दोनों हो सकते हैं, पॉसिबल है। सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना मेटल एक्सेस डिफेक्ट को। हाँ। शॉर्ट में समझाने वाली बात ये है कि अनायन जो है वो निकल जाता है, किसी गैस के फॉर्म में बन जाता है। जैसे NaCl में Cl2 बन जाएगा,
ZnO में O2 बन जाएगा, मतलब अनायन निकल गया, किसी भी तरह से निकला। ठीक है, अब ये कैसे निकला इसके तो बहुत सारे फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंटल ही है, कैसे निकला क्या निकला वो तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि हर बार ऐसे ही निकलेगा, बट अनायन निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल नहीं रहता, राइट। अनायन निकलने के बाद क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल नहीं रहता, इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जहां जहां पे अनायनिक वैकेंसी जनरेट हुआ है वहां वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाते हैं, तो अब देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स हीट करने पे या फिर नॉर्मल ही तुम सोचो अलग अलग लेवल्स पे ऊपर नीचे एक्साइट और डी एक्साइट हो सकते हैं, इज दैट क्लियर? हाँ सर। उसके कारण कलर आता है। इंटेंसिटी जो होता है कलर का वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ साइट्स वैकेंट हैं। यदि नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे एक्साइट डी एक्साइट होंगे अलग अलग खाली जगह के बीच में, उसके कारण इंटेंसिटी कलर का ज्यादा आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो मेटल एक्सेस हो जाता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, Zn को लिखते हैं 1 + XO। ये x कितना ज्यादा होगा ये ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटल है और ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि तुम किस प्रेशर पे किस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो। हाँ सर। इसके लिए आपको जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए हुए हैं वो याद करने हैं, ठीक है। और इसमें जैसे AGBR एनसीईआरटी ने लिखा है कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों शो करता है, वो आपको बिल्कुल याद रखना है कि AGBR जो है एनसीईआरटी लिखता है फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों शो करता है, तो आपको ये याद करना है। एग्जाम्पल्स जो है वो याद करने हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ठीक के। है। अब हम बात कर लेते हैं आगे मेटल, देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या फिर इसको बोल सकते हो इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये सब क्यों जनरेट होते हैं? ये या तो लैटिस फॉर्म होते वक्त ही जनरेट हो जाते हैं या फिर क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जनरेट होते हैं। अब जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, तो NaCl क्रिस्टलाइज कैसे करते हैं बताओ? समंदर का पानी सुखाते हैं वैसे ही करते हैं ना, इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि Na+ के जगह पे कोई दूसरा आयन आ जाए, जैसे कि सॉल्ट सी वाटर से तुम निकाल रहे हो उसमें तो बहुत सारे सॉल्ट्स निकलेंगे, NaCl के साथ कोई दूसरा सॉल्ट भी निकल सकता है, राइट। अब मान लो जैसे तुमने Sr2+ आ गया तुम्हारा एक, ठीक है, Na+ में 9 मतलब कुछ आयंस Sr2+ के भी आ गए, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गया, आई टेल यू कैसे, एक बार देख लेते हैं हम इसको। ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं Na+ था तो यहाँ Cl-, Na+, Cl-, Na+। देखो क्या है, एक Sr2+ जो है वो न्यूट्रलिटी के लिए 2 Na+ को बाहर फेंकेगा, इज दैट क्लियर? एक Sr2+, मान लो जैसे तुम्हारे पास सी वाटर में तुमने क्रिस्टलाइज किया NaCl + SrCl2, तुम NaCl निकालोगे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है, बट तुम्हारे Na+Cl के क्रिस्टल में ऐसा हो सकता है ना कि कुछ Sr2+ भी डिफ्यूज हो जाए, बस तुम तो क्रिस्टलाइज कर रहे हो, तो पॉसिबल है या नहीं? हाँ तो ये सर एक पॉसिबल है। डिफेक्ट होगा। अब जब डिफेक्ट होगा तो एक Sr2+ जब आएगा, क्योंकि देखो हमेशा नमक न्यूट्रल ही रहता है, ऐसा नहीं होता कि सॉल्ट को तुम छुओगे तो झटका लगेगा, राइट, इट इज नॉट द केस, चाहे पानी में डालो चाहे कैसे भी डालो, तो न्यूट्रलिटी तो सॉल्ट की हमेशा मेंटेन रहती है। एक Sr2+ आया तो 2 Na+ बाहर, एक Sr2+ इन तो 2 Na+ आउट, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ पे मैं Sr2+ सपोज कहां पर भेज दिया, Sr2+ मैंने यहाँ भेज दिया, अब एक जगह खाली हो जाएगा ना तो 1 cationic वैकेंसी विल बी जनरेटेड। ये बात समझ में आ रही है? SR2 की वजह से क्या सर? हाँ, अरे मान लो जैसे एक Sr2+ गया और 2 Na+ बाहर आ गया, एक जगह पे तो Sr2+ खुद रहेगा ना, हाँ सर। तो दूसरा एक ही जगह खाली होगा। हाँ हाँ ठीक है समझा। इससे क्या होगा, 1 cationic वैकेंसी जनरेट होगा, ठीक है ना, एक cationic वैकेंसी जनरेट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको नहीं हम सर। बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ Na+ आयंस या फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ मेटल आयंस विल डिक्रीज। इन शॉर्ट कैटायंस। हाँ, मेटल आयन मतलब कटायन,
तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि कैसे मेटल का डेफिशिएंसी जनरेट हो रहा है. दैट क्लियर एवरीबॉडी? लिख Yes, लीजिए sir. बिकॉज आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो बेसिक यहाँ पर इतना ही है कि इम्प्यूरिटी आ गया बेसिकली, जैसे Na+ की जगह पे Sr2+ आ गया, तो एक Sr2+ दो Na+ को बाहर निकालेगा, एक जगह पे वो खुद रहेगा और एक वैकेंसी जनरेट कर देगा. इससे क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी हो जाता है. ठीक है, अब जैसे NaCl का केस है तो हम इसको ऐसा लिख देंगे Na1 - XCl. ये समझ में आ गया होगा. चेतन फिर से, तो चेतन सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पास एक सॉल्ट है NaCl, ठीक है ना. अब NaCl का तुम्हारे पास सॉल्ट है, NaCl के क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में इम्प्यूरिटी हो सकते हैं, बिकॉज जब हम सॉल्ट निकालते हैं तो हम निकालते हैं या तो समंदर में से है या फिर हम अर्थ के क्रस्ट में से निकालते हैं. तो मिनरल जो होता है उस मिनरल में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं एक साथ. जब तुम NaCl को क्रिस्टलाइज करोगे तो ऐसा हो सकता है कि एक Na+ की जगह पे, मतलब Na+ की जगह पे कुछ Sr2+ आ जाए. एक Sr2+ आएगा, क्रिस्टल सॉल्ट का हमेशा न्यूट्रल होता है, तो वो दो Na+ को बाहर भेज देगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे वेदांत बराबर है, तो एक Sr2+ आएगा, दो Na+ को बाहर भेजेगा, तो एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एक वैकेंसी जनरेट हो गया, यानी नंबर ऑफ मेटल आयंस जो है वो तो कम हो गए ना. तो नंबर ऑफ मेटल आयंस कम हो गए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. क्योंकि मेटल कम है, मेटल डेफिशिएंट है. इज इट क्लियर चेतन? चेतन, इज दैट क्लियर नाउ? समझ में आ रही बात? अरे चेतन बोलो यार. यहाँ पे कलर जनरेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्टिव आयंस नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है. पिछले बार इलेक्ट्रॉन था ना. अच्छा. एग्जैक्टली फिट नहीं होगा, मतलब किसी तरह से डिस्टॉर्शन के साथ फिट होगा. ठीक है, डिस्टॉर्शन के साथ फिट होगा. एवरीबॉडी रिटन? बट सर, अगर डिस्टॉर्शन के साथ अगर ये फिट हो गया तो मॉलिक्यूल्स को तो हिलने को मॉलिक्यूल जगह यहाँ नहीं, है ही क्योंकि नहीं. एक क्लोज पैक सिस्टम, मतलब एटम्स को, वही कैटायंस और एनायंस को जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, डिस्टॉर्शन की वजह जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, से. अच्छा. एवरीबॉडी रिटन? ठीक है, वेट कर रहा हूँ. यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि मेटल कम हो जाता है सीधा सा, इसीलिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं हम इसको. डन? आसान चीज है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. जैसे मान लो एक जनरल केस दे रहा हूँ. क्रिस्टल होता है Fe0.93O, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, Fe0.93O एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है इस तरह से, और यही स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन में. तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है इस तरह से? बिकॉज ये Fe है और प्लस Fe2O3 है, दोनों रहेंगे. तो मान लो इसके कॉम्पोजिशन में Fe2+ की जगह Fe3+ आ गया, तो Fe2+ इज रिप्लेस्ड बाय Fe3+. यदि ऐसा हुआ कि कुछ FeO के क्रिस्टल में Fe3+ के भी आयंस हो जाएंगे, समझ में आ रहा है क्या होगा? देखो, दो Fe3+ जो है, यदि ये इन होगा, 3 Fe2+ हो जाएगा आउट. समझ में आया? चार्ज बैलेंस कर रहे हैं, ये बात समझ में आए? 2 Fe3+ इन तो 3 Fe2+ बाहर. अब ये 3 बाहर जो जाएगा तो इट विल जनरेट यहाँ पर क्या होगा, जनरेशन ऑफ 1 कैटायनिक वैकेंसी. समझ में आया? चार्ज हमेशा वैलेंस रहेगा क्योंकि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है. सी, ये बात समझ में आ रही होगी? जमीन पे जो मिट्टी है वो कभी झटका देती है क्या? नंगे पांव जमीन पे जाओगे तो झटका तो नहीं देगी ना. इसका मतलब जो सॉल्ट्स है वो ऑलवेज न्यूट्रल है, चार्ज हमेशा बैलेंस्ड ही रहेगा. अब यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो गया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये समझ में आया कि एक वैकेंसी कैसे जनरेट हो रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड. 2 Fe2+ के आने से एक वैकेंसी जनरेट हो रहा है, राइट? ठीक है, 2 Fe3+ के आने से. हाँ, अब जैसे यदि पूछा जाए कि इन Fe0.93O
calculate the percentage of Fe, calculate the percentage, यदि ऐसा पूछा जाए, calculate the percentage, this is 0.93 हो, percentage of Fe3 plus ions. Then how do we do this? How would we do this? कैसे करेंगे? देखो आसान है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 0.93. तो हम ऐसा करते हैं कि Fe3 प्लस को हम मानते हैं क्या? x. Fe2 प्लस क्या आएगा? 0.93 माइनस x आएगा ना? बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? मान लो Fe3 प्लस हमने x माना, तो Fe2 प्लस 0.93 माइनस x होगा. Is it clear? अब देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, that should be equal to total negative charge. Is that clear? Everybody please respond. Total positive charge should be equal to total negative charge. हाँ सर. अब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -2. टोटल पॉजिटिव चार्ज भी तो +2 होगा ना, क्योंकि चार्ज तो हमेशा बैलेंस रहेगा ना. बात समझ में आ रही होगी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो +2 ही रहना चाहिए. Now if I have to move things, देखो अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज +2 होना चाहिए, हम समझ पा रहे हैं. अब देखो क्या है कि इन दिस केस यदि हमें कैलकुलेट करना है, तो लेट अस सी क्या कर सकते हैं. 3 into x plus 2 into 0.93 minus x is equal to 2. ठीक है, तो कैन वी सॉल्व फॉर x नाउ? बताओ सॉल्व करके x का वैल्यू क्या आता है एंड टेल मी द आंसर. ठीक है, जस्ट सॉल्व द वैल्यू, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x. हेलो, हाँ बोलिए. संडे को दिया. जो आपने बताया मुझे याद नहीं है. मैं आपको 1:30 तक कॉल करूं, चलेगा क्या? मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ. कैश लेना था. हाँ 540 ऐसे ही कुछ दिया था, 540 550 ऐसा कुछ. Everybody done? ठीक है, चलो. तो अब इससे तुम्हारा x जो आ रहा है, इट इज 0.14. आई होप इट इज डन. सबने कर लिया है. तो परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस कितना आया? ये आ गया तुम्हारा 0.14 अपॉन 0.93 into 100. सबने लिख लिया है ना? ठीक है, तो ये देखो कितना आता है, 1400/93. सर एक बार फिर से बताओ ना. कैसे आया? अरे टोटल नंबर ऑफ आयंस तो 0.93 है ना. हाँ. जब टोटल नंबर ऑफ आयंस 0.93 है, तो मान लो Fe3 प्लस x है, तो Fe2 प्लस क्या आएगा? 0.93 माइनस x. हाँ. अब टोटल इन सब का चार्ज +2 क्यों आया, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये न्यूट्रल है. यदि ये न्यूट्रल है तो खुद समझने की कोशिश करो, जो अनायनिक चार्ज -2 है उसके बराबर ही होगा ना कटायनिक चार्ज. हाँ न्यूट्रल एटम है क्योंकि. हाँ, क्योंकि नहीं, एटम नहीं, सॉल्ट न्यूट्रल होता है हमेशा. अब जब टोटल अनायनिक चार्ज -2 है, तो टोटल कटायनिक चार्ज भी तो +2 ही होना चाहिए, तभी सॉल्ट न्यूट्रल होगा, नहीं तो झटका देगा ना वो. सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही होता है. Is that clear? Why is it +2? यस सर. ठीक है, सबने लिख लिया ना? अब everybody done? Written? Yes. ये क्या हो गया?
दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो डिफेक्ट्स इतने ही हैं, एक बार तुम्हें समझ में आएगा। डिफेक्ट तुम्हें बेसिकली एग्जांपल्स एनसीईआरटी से याद करने हैं। दो तरह के होते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर क्लियर। ओके ठीक है। क्लियर है। देखो क्लियर बेसिकली है। ठीक है ठीक है ठीक। दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रेंकेल और एक होता है शॉर्ट की, राइट? मतलब पॉइंट डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक में। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंकेल और शॉर्ट की है। फ्रेंकेल होता है जब रेडियस रेशियो कम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो, और शॉर्ट की तब होता है जब रेडियस रेशियो कंपैरेबल हो, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो। बाकी एक मेटल एक्सेस है, मेटल डेफिशिएंसी। चीजें आसानी, मेटल एक्सेस में कलर आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां मूव करता है। मेटल डेफिशिएंसी में उतना कलर जनरेट नहीं होता है। बाकी चीजें जो हैं वो आप एनसीईआरटी से एग्जांपल से याद कर लीजिए। कुछ बेसिक चीज है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो तुम्हें क्या लगता है, एंड लेट्स से ज्योमेट्री, तो टेम्परेचर और प्रेशर का लैटिस पे कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे तुम यदि प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर कम करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर कम करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया? हाँ देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे क्रिस्टल का जो साइज है, एक आयनिक सॉलिड का साइज है, वो फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस पे पढ़ते हैं, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन पे, जिसमें हम रहते हैं। बट यदि तुम प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर कम करोगे, तो अभी क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, मतलब आयंस विल मूव क्लोज, आयंस विल मूव क्लोजर। ये समझ में आया? तुम यदि किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो नजदीक आएंगी ना चीजें। दैट क्लियर? आयंस विल मूव क्लोजर, क्लोज आएंगी, उससे क्या होगा हाँ बताओ? सर, हाँ सर। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा ना। यार क्लोजर का स्पेलिंग ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि सर जैसे तुम, फिर से बताओ कैसे बढ़ेगा लेकिन। रुक जाए एक मिनट, 4:4 से 6:6 हो जाए, कैसे बढ़ेगा समझाता हूँ। मान लो बस में तुम जा रहे थे, ठीक है, अब लोग बढ़ने लगे, तो क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो आइटम्स नजदीक आएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो जब बीच का डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा ना। हाँ इसी तरह से यदि तुम प्रेशर कम कर देते हो और टेम्परेचर बढ़ा देते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम होगा, बिकॉज आयंस विल मूव क्या? फार अवे। मूव फॉर अवे, डिस्टॉर्शन की वजह से। डिस्टॉर्शन वगैरह की बात नहीं है। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी आयंस की बढ़ेगी, तो वो दूर जाना चाहेंगे। जब दूर जाएंगे एक दूसरे से तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा ना। हाँ हाँ बराबर। ठीक है, अब ये तुमसे नहीं पूछेगा कि क्या होगा, बस तुमको इतना पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। ठीक है, ये एक जनरल और अगर बात है। प्रेशर दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्लोज आएंगे ज्यादा। हाँ क्लोज आएंगे। जैसे एफसी, मतलब जैसे सिंपल क्यूबिक से बीसीसी हो सकता है टेम्परेचर कम करने से, प्रेशर बढ़ाने से, बीसीसी से फिर एफसीसी जा सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ओके। बट इसमें तुम्हें कोई याद नहीं रखना है कि क्या किस टेम्परेचर पे होगा, बस एक जनरल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ये लिख लिया सबने? एवरीबॉडी रिटन? अच्छा देखो, देखो ये कोई सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आई दोनों पैरामीटर, हाँ दोनों पैरामीटर घटाएं और बढ़ाएं तब होगा। बट कोई एक पैरामीटर की बात करें, जैसे प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? टिपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो तुम वहां पे भी बोल सकते हो कि प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रंकेटेड पॉलीगन। देखो ये कोई जनरल सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जेई ने कई बार इसके ऊपर सवाल पूछे हैं, ट्रंकेटेड पॉलीगन के ऊपर। ट्रंकेशन मतलब समझते हो क्या होता है? ट्रंकेशन का मतलब किसी चीज को काटना। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इसको मैंने कॉर्नर से ट्रंकेट किया, तो अब ये ट्रायंगल था, इसका ट्रंकेटेड ट्रायंगल क्या है बताओ? ट्रंकेटेड ट्रायंगल का मतलब काट देंगे कॉर्नर से, तो ट्रंकेटेड ट्रायंगल क्या हुआ बताओ? ट्रंकेटेड ट्रायंगल क्या बन रहा है?
हेक्सागन बन रहा है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेक्सागन इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल। हाँ सर। तो अब यहाँ पर ये हेक्सागन क्या है, ट्रायंगल को ट्रंकेट करने से बनता है। बताओ स्क्वायर को ट्रंकेट किया तो क्या मिलेगा, स्क्वायर को ट्रंकेट किया तो क्या मिलेगा बताओ। कॉर्नर से काटना है, हाँ ऑक्टागन सेप्टागन। मिलेगा, सेप्टागन ऑक्टागन 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 मिलेगा। इसको यहाँ पर जैसे ये हेक्सागन है जिसको हम बोल सकते हैं ट्रंकेटेड ट्रायंगल, ये ऑक्टागन है जिसको हम बोल सकते हैं ट्रंकेटेड स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, लिख लो। Yes. ठीक है, अब मैं डायरेक्टली तुम्हें ट्रंकेशन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ जो जेई ने पूछा था इसके ऊपर। ठीक है, इसको लिख लो पहले। डिपेंड्स ऑन, फिलहाल क्या लिख रहे हो, व्हाट इट डिपेंड्स ऑन इन ए पी इफ वी कट, मिडिल से नहीं काटते हैं, ट्रंकेशन का मतलब नॉर्मली कॉर्नर से ही काटते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम एक कोन को काट रहे हो तो ट्रंकेट करने से क्या मिलता है, एक फ्रस्टम मिलता है, तो यहाँ से काटते हैं कॉर्नर से ही, हमें क्या मिलेगा, बाल्टी टाइप मिल जाएगा ना, फ्रस्टम ऑफ ए कोन इसको बोलते हैं, तो ये भी ट्रंकेशन ही हो। एवरीबॉडी रिटर्न, ट्रंकेशन मतलब नॉर्मली कॉर्नर से ही करते हैं, और यदि बीच से काटना होगा तो लिख देगा क्वेश्चन में कि बीच से काटा है। एवरीबॉडी डन, हाँ हाँ बोलो। रोल डाउन सर। डन एवरीवन। Yes. हमेशा टू टाइम्स नहीं होगा, ये कोई जनरल रूल नहीं है कि हमेशा डबल हो जाएगा, 3 से 4 और 3 से 6 और 4 से 8, ऐसा कोई रूल नहीं है हमेशा ऐसा होगा, करके देखना होगा कि क्या हो रहा है। 2D में तो वही होगा ना, 2D में हो Closed जाएगा, figures में। 2D में हो जाएगा, क्लोज फिगर्स 2D में होगा, हर बार वैसा नहीं होगा। लेकिन एवरीबॉडी डन नाउ, आगे बढ़ जाएं अब। बताओ, क्वेश्चन है कि क्यूब को ट्रंकेट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। क्वेश्चन है तो क्यूब इज ट्रंकेटेड, क्यूब इज ट्रंकेटेड along 8 corners, along its 8 corners. Find out number of angular and find out number of triangle and octagon octant, octagon sorry octahedral लिख रहा हूँ, octagon octant। 8 and 6। हाँ गुड, angular and octagon faces octant। सर 8 octagon and 6 triangle। नहीं ऑप्शन कुछ नहीं है, तुम अपने हिसाब से बता दो। ट्रायंगल कितने होंगे, 6। हाँ ट्रायंगल सही है, गुड, ट्रायंगल आएगा 6, ट्रायंगल 6 आएगा, ट्रायंगल 8 आएंगे सर, ट्रायंगल 8 और ऑक्टागन 6। और अब octagon सही है, octagon 6 आएगी। सही है। Octagon के triangle। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या। सर ये क्वेश्चन था, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, नहीं। मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए दे रहा हूँ। इसमें किसी को डाउट है क्या, इज इट क्लियर एवरीबॉडी। Yes. देखो यदि जनरल बात है, तुम इसको ऐसे काटोगे ना तो क्या मिलेगा,
ये तो तुम्हारा मिल जाएगा क्या, तुम्हें ऑक्टागन मिल गया ना। और ये इस तरह से काटने पे क्या मिल रहा है देखो ना, ये क्या मिल रहा है, कॉर्नर क्या मिल रहा है, कॉर्नर से ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, कॉर्नर से ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा। देखो कॉर्नर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एंगल में, और फेस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑक्टागन में। हाँ सर बराबर है। ठीक है, तो ट्रायंगल 8 होगा और ऑक्टागन 6 है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। नहीं We get 3 triangular faces. No, we get 8 triangular faces because one triangle will be obtained at each of the corners. ठीक है अभिलाषा, we'll get 8 triangular faces. देखो क्वेश्चन एक्चुअली में ये था, तो सबने लिख लिया होगा। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ मतलब ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन की बात कर रहे हैं। फाइंड आउट number of hexagonal and angular faces in a truncated octahedron. ठीक है, इनको why are you raising hand, you can speak up. जल्दी से बता दो, ट्रायंगल इज लुकिंग लाइक टेट्राहेड्रल। अरे ट्रायंगल 3D में, अरे फेस की बात कर रहा है वो। Who is भागेश बॉयलर? आंसर जल्दी बताइए। 6 ट्रायंगल और 6 हेक्सागन। ट्रायंगल 6, ट्रायंगल कितने आएंगे, ट्रायंगल 6 आएंगे। ओके, ट्रायंगल 6 और हेक्सागन सर वो 8 हेक्सागन आएंगे ना रेगुलर वाले। हेक्सागन 8 आएंगे। गुड, हेक्सागन 8 आएगा। आया आंसर? सर ट्रायंगल 6। ट्रायंगल 6 गुड। हेक्सागन 8 हमारे who is भागेश बॉयलर? Do you have anybody? भागेश बॉयलर, you are answering 8. कौन है भैया? Fine. See, I hope everybody has got the answer. देखो ये ट्रायंगल, ये हेक्सागन कुछ सॉरी क्या है, ऑक्टाहेड्रन कुछ इस तरह का होता है। तो अब ये वाला तुम देखो, इसमें ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं? ट्रायंगुलर फेसेस तो 8 है ना। इसमें ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं बताओ? ट्रायंगुलर फेसेस 8 हैं। हाँ सर 8। ये कॉर्नर्स कितने हैं? कॉर्नर्स कितने हैं बताओ? कॉर्नर्स 6 हैं। Please remove by this spoiler. ट्रायंगुलर 6 है ना। ट्रायंगुलर कितने हैं? 6। ट्रायंगुलर 6। तो अब बताओ, ये जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायंगल में, ये समझ में आया? अरे हाँ बराबर समझा। सर कॉर्नर तो स्क्वायर में होगा ना। हाँ सर स्क्वायर में, और एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट ट्रायंगल एक भी नहीं होगा, ट्रायंगल 0 होंगे। ट्रायंगल 0 होंगे और स्क्वायर हाँ देख लेते हैं स्क्वायर होंगे। स्क्वायर होंगे, देख लेते हैं। हाँ स्क्वायर होंगे क्योंकि यहाँ 4 दिख रहे हैं। ट्रायंगल बन रही है। एक मिनट, हाँ 4 बनेंगे, स्क्वायर बनेगा। देखो ठीक है, देखो एक यहां से कटेगा, एक यहां से, हाँ स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, जैसे देखो यदि कॉर्नर शेयर हो रहा है, यदि कॉर्नर 3 फेसेस में शेयर हो रहा है तो तुम्हें ट्रायंगल मिलेगा। यदि कॉर्नर 4 फेसेस में शेयर हो रहा है तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा।
6 में कर रहा है तो हेक्सागन मिलेगा, 5 में कर रहा है तो पेंटागन मिलेगा। तो यहाँ तो देख लो सही है, 4 में शेयर हो रहा है। ठीक है, यहाँ तुम्हें ट्रायंगुलर फेसेस तो एक भी नहीं मिलेंगे, मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो कन्वर्ट होगा किसमें, हेक्सागन में ना। तो ये 8 मिल जाएगा, और कॉर्नर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है स्क्वायर में, तो वो 6 मिलेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ ट्रायंगल एक भी नहीं मिलेगा। ऑक्टागन ऑब्टेन्ड एट द सेंटर, अरे सेंटर को थोड़ी ट्रंकेट कर रहे हैं हम, सेंटर को ट्रंकेट कर रहे हैं क्या हम? आर वी ट्रंकेटिंग द सेंटर? कैसे मिलेगा हमको कुछ भी वहां से? तो ये सबको क्लियर हो गया ना? सर वो हेक्सागॉन्स का बताओ वाली। हेक्सागन कैसे? हाँ वही नहीं समझ रहा भैया ये ट्रायंगल है, तो देखो ना, ये ट्रायंगल यहाँ से कटेगा तो क्या बनेगा, ये देखो क्या बना, ये हेक्सागन बना। देख लो, काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6, बन गया हेक्सागन। अभी भी नहीं समझ में आया? फिर से बताओ सर, फिर से दिखाओ। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखो ध्यान से क्या चल रहा है यहाँ पे, ये है और एक नीचे लाइन, ये ट्रायंगल है, देखो हाँ काट सर। दिया, हेक्सागन बना। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो फेस को काट दिया आपने। अच्छा हाँ, बराबर। और ये इधर से देखो स्क्वायर बन जाएगा, ये पॉइंट का इसको काटने से। हाँ सर बराबर। ठीक है, सारे कॉर्नर कट करने के बाद मिलेगा ऑक्टागन एट द बेस। अरे ये बेस जो है वो तो एक्चुअली ट्रंकेट हो ही नहीं रहा है वेदांत, तुम क्या कुछ भी लिख रहे हो भैया, बेस इज नॉट गेटिंग ट्रंकेटेड। सर हेलो। हाँ बोलो। सर वो कॉर्नर्स का समझा ना एक बार, 4 फेसेस स्क्वायर कैसे बन रहा है? ये देखो ना, ऊपर में इधर से एक कटा, एक इधर से कटा, एक इधर से कटा और पीछे से कटा ना, 4 कट गया। ये तुम देखो यहाँ ट्रायंगल कितना बन रहा है, ऐसा 1 2 3 4 ट्रायंगल है, बन गया ना स्क्वायर। ठीक है सर। दैट क्लियर नाउ? ये कैसे स्क्वायर बन रहा है समझ में आया? नहीं समझा? अरे यार हाँ एक तो सर। इसमें इमेजिन ही करना है, मैं काट के दिखा तो नहीं सकता हूँ तुम्हें अभी, बिकॉज 3D इमेज नहीं है मेरे पास। यू हैव टू इमेजिन दिस ऑन योर ओन। तुम यहाँ पर देखो कि ये वाली लाइन जो है ये 4 में शेयर हो रही है, तो एक 4 साइड्स तो इस तरह के मिल ही जाएंगे इसको काटोगे तो, स्क्वायर 6 बनेंगे। हाँ, स्क्वायर 6 बनेंगे और हेक्सागन 8 बनेगा। यहाँ पर तुम देखो, फिर से देखो, यहाँ कोई भी डायग्राम में देख लो तुम। अरे तो इमेजिन तुम्हें खुद ही करना होगा तनीश, तुमने लिखा है रिटन दिस मच, एवरीबॉडी रिटन, ये लिख लिया सबने? ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा उनको मिल जाएगा, ग्रुप में आता है ना वो पीडीएफ, उससे देख लेना। ये लास्ट बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। बेसिकली ऑक्टाहेड्रन तो सबको पता है किस तरह का होता है, एवरीबॉडी इज इट क्लियर? ये ऑक्टागन होता तो ये मतलब ऑक्टाहेड्रन होता है, इसमें तो सब किसी को डाउट नहीं है ना? अब देखो क्या है इसके, ये 4 triangular faces हैं, these are the 4 triangular faces at the top and there will be 4 similar triangular faces at the bottom. There will be similar triangular faces at the bottom. Hope it is clear. Now coming, if you are truncating these, तुम्हें क्या मिल रहा है देखो, तो you will be getting a hexagon। ये समझ में आया? एक हेक्सागन बन रहा है यहाँ पे, you see the hexagon, hexagonal arrangement दिख रहा है, या ये अरेंजमेंट क्या है, दिस इज द फेस, हेक्सागन दिख रहा है। तो अब देखो ना, यहाँ पे इसको काटेंगे तो हमें यहाँ स्क्वायर नहीं मिलेगा क्या? यहाँ पर इसको काटेंगे तो स्क्वायर नहीं मिल रहा है। कैन यू सी दिस स्क्वायर? यस और नो? यस। समझ में आया तुम्हें अभी? नेश, तुम्हारे नाम से कोई और चैट कर रहा है, ये क्या स्पैमिंग चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, इसमें और किसी को डाउट है?
अरे ये स्क्वायर समझ में आया नहीं आया? अब देखो कॉर्नर कन्वर्ट हो रहा है स्क्वायर में और एंगल कन्वर्ट हो रहा है हेक्सागन में, यही है और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सॉलिड आवाज नहीं आ रही है। एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक Yes, है, sir. प्लीज चेक इंटरनेट कनेक्शन एट योर एंड। अब देखो क्या है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्क्रॉल अप अ लिटिल बिट। ठीक है, कथन कर दिया स्क्रॉल अप। आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली एडवांस में नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो फिजिक्स के टॉपिक्स है। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अभी एनसीईआरटी का सीक्वेंस है कि दे हैव गिवन 2 प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो इनके बारे में तुम डिटेल में पढ़ने वाले हो फिजिक्स में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सब बताया गया है। तुम पढ़ोगे फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स में। यहाँ पे बताया गया है इंसुलेटर, ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। फिर यू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसको पढ़ोगे फिजिक्स में क्लासिकल मैग्नेटिज्म में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ही है। इसमें पढ़ना है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, सब एक्सेट्रा। ठीक है, इसका थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, ये एडवांस में नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, लिख लिया? टॉपिक लिख लो, हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करने वाले हैं। सर हाँ, कल के लेक्चर में आप इसका 3D डायग्राम दिखाओगे क्या? इसका ये जो पिछले वाला। ट्रंकेटेड का हाँ। तुमको अभी भी समझ में नहीं आया? नहीं सर, क्लियर नहीं है। आप 3D डायग्राम से ही दिखाओ, वो अरे कुछ समझ मेरे में पास 3D डायग्राम इसका है नहीं, नेट पे मिलेगा नहीं है ना ये, क्योंकि इसका टॉपिक प्रॉपर टॉपिक नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चंस एडवांस ने पूछे हैं और वो मतलब ऐसा पूछा है कि बच्चा समझ जाए। ओके। इसका डायग्राम मिला नहीं, तो तुम्हें यहाँ पर जो इससे क्लियर ये स्क्वायर नहीं हो रहा है। हो रहा है। एक काम करो, कोई एक रेगुलर ऑब्जेक्ट ले लो अपने घर में आसपास, या फिर रबर ले लो, और होता है ना Okay. इरेजर, उसको काटो हाँ, कॉर्नर perfect. से, देखो क्या मिलता है। स्क्वायर शेप्ड रबर को काट दो कॉर्नर से, दिन को दिख जाएगा क्या मिलता है। ओके। इसे तुम आराम से कर सकते हो। स्क्वायर शेप रबर, मतलब क्यूब शेप का रबर लो, उसको काट दो कॉर्नर से, देखो क्या मिलता है। मैं दिखने लगेगा वहां पे। ठीक है, सो हम लोग इस प्रॉपर्टीज में स्टार्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना। यहाँ पे है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अब देखो क्या है, देयर आर सर्टेन सॉलिड्स व्हिच आर कंडक्टर, देयर आर सर्टेन सॉलिड्स व्हिच आर इंसुलेटर्स, there are certain solids which are conductors, there are certain solids which are insulators, कुछ होते हैं सेमी कंडक्टर। सॉलिड में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे? अरे आयरन सॉलिड नहीं है, वो कंडक्ट करता है नहीं करता है भैया? सॉलिड में आयरन है, आयरन कंडक्ट करता है नहीं करता? तो सॉलिड की भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। we'll see what are other things. Fine, तो सी कंडक्टर तुम्हें पता है, समथिंग विच कंडक्ट्स इज कॉल्ड कंडक्टर। जैसे वायर हो गया, कॉपर वायर, सिल्वर वायर इज कंडक्टर। इंसुलेटर इज समथिंग विच डज नॉट कंडक्ट, जैसे प्लास्टिक हो गया, कंडक्ट करता ही नहीं है। लकड़ी हो गया, रबर। हाँ रबर हो गया, करेक्ट। अब सेमी कंडक्टर क्या है बताओ, व्हाट इज सेमी कंडक्टर?
ठीक है प्रणव, आई हैव सीन इट। Like silicon. देखो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इट कंडक्ट्स in a certain voltage range, in a certain voltage range, एक certain voltage range में conduct करता है, and their properties lie in between conductor and insulator, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसको। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है सिलिकॉन, ठीक है, एग्जांपल है जर्मेनियम एक्सेट्रा। सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट में आईसीज हो गए, फैब्रिकेशन वगैरह उनमें यूज करते हैं। इतना लिख लिया है ना सबने, रिटन। सर लिखना था। क्या नहीं लिखा अभी तक? नहीं ये जल्दी स्क्रॉल डाउन सर, नीचे वाला नीचे। Fine, written everyone? Yes. ठीक है, तो अब देखो, अब आई होप सबने लिख लिया है। नहीं भी लिखा है तो टेंशन मत लो, तुम्हें तो नोट से मिल ही जाते हैं, तो कर लेना। देखो क्या है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बैंड थ्योरी। पहले एक बार सुन लो, डाउट होगा बाद में पूछ लेना, पहले एक बार सुन लो। बैंड थ्योरी क्या होता है, जैसे हम बात कर ले एक एलिमेंट की, तो बैंड थ्योरी ये बताता है कि दो तरह के एनर्जी बैंड्स होते हैं। एनर्जी बैंड मतलब जैसे वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए, उसमें दो तरह के बैंड जनरेट होते हैं। एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड और दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है, लेट अस से वी हैव सर्टेन एलिमेंट्स लाइक कार्बन, एक बार पूरा सुन लेना है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB, ठीक है, SN एंड PB। हम लोग जानते हैं कि PB कंडक्ट करेगा, SN और PB तो मेटल्स होते हैं ना, ये कंडक्ट करते हैं, और कार्बन तो इंसुलेटर होता है। ये देखो ये क्या है, ये दोनों है मतलब कंडक्टर है, मेटल है। ये दोनों क्या है, सेमी कंडक्टर है। Those who want to speak up and because you have the right to unmute yourself. ये क्या है, इंसुलेटर। तो सबको पता है ना, एवरीबॉडी आर यू अवेयर ऑफ दिस? कार्बन इज एन इंसुलेटर, ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं और ये दोनों मेटल्स हैं, तो कंडक्टर है। सबको पता है ना? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन यस और नो। सर अब देखो क्या है, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कार्बन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 1s2 2s2 2p2। इसका नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या है, 3s। अब होता क्या है, ऐसा ये बताया जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स जो, जैसे ये है वैलेंस बैंड, ठीक है, ये हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इसके जस्ट ऊपर वाला बैंड है, जैसे 2p के लिए कंडक्शन बैंड 3s है,
अब समझने की कोशिश करो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से हायर ऑर्बिट्स में जाने लगते हैं, वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बैलेंस बैंड VB टू CB। देखो 3s के बाद 3p भी कंडक्शन बैंड में ही आएगा, अब जरूरी नहीं है 3s में जाए, वो 3p में भी जा सकता है, दैट क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सीधा लिख सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो एक बात बताओ, अभी यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, ठीक है, इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटन एनर्जी गैप और सिंपली एनर्जी गैप। एनर्जी गैप समझ में आ रहा है? यदि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है तो इंसुलेटर होगा। तो अब यदि देखो, यदि मैं लिखता हूं Eg इज इक्वल टू एनर्जी गैप बिटवीन VB and CB decides electrical properties. Is that clear? Insulator is something which does not conduct. The energy gap between, raise, you are not supposed to raise hand, you can speak up. Yeah. So the energy gap between VB and CB decides electrical properties. Hope it is clear. Yes, तो sir. अब देखो, यदि एनर्जी गैप, इफ एनर्जी गैप इज वेरी लो, यदि एनर्जी गैप बहुत कम है तो हम इसको बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो अब मेटल्स होते हैं एनर्जी गैप बहुत कम होता है उनका, तो हम मेटल्स को बोलते हैं कंडक्टर। यहाँ मेटल डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधा बोलेंगे कंडक्टर। यदि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज, इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं ना, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। और यदि एनर्जी गैप इंटरमीडिएट वैल्यू है, इज इन इंटरमीडिएट रेंज, सेमीकंडक्टर, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ये लिखने का मैं टाइम दूंगा, अभी रुक जाओ। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता है, बट इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एटम कभी आयनाइज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। जब मेटल कंडक्ट कर रहा होता है तो कहीं भी आयंस नहीं बनते, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स में जाता है, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इन दिस प्रोसेस एनर्जी कभी, मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हो कभी एटम आयनाइज नहीं होता। तो अब एनर्जी गैप जो है वो डिसाइड करता है कि ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है। यदि एनर्जी गैप बहुत कम है तो कंडक्टर होगा, आसान है मूव करना। यदि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो इंसुलेटर होगा, मूव करना मुश्किल है। यदि एनर्जी गैप इंटरमीडिएट रेंज में लाई करता है, सेमीकंडक्टर। ओके सर। अब देखो क्या है, ये जानते हो कि डेल्टा E यानी एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। ये समझ में आ रहा है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, याद है? भूलिए। एनर्जी गैप डिक्रीजेस एज हम क्या जानते हैं? एज द वैल्यू ऑफ N इंक्रीजेस। Is that clear? Everybody please respond in the chat box now. Energy gap decreases as N increases. ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे जैसे N is equal to 1 से N is equal to 2 में डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, we are considering हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी गैप डेल्टा E होता है 10.2 के आसपास, ठीक है। फिर N is equal to 2 से N is equal to 3 में और कम होगा। बताओ कितना आता है डेल्टा E? दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब सबके लिए वैसे ही होगा। इसके लिए क्या होगा बताओ? ये आता है कितना आता है? कैलकुलेट करो ये कितना आता है। हीलियम भी ले सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग सबके लिए वैसा ही होगा। कितना आया? करो ये कितना आ रहा है? 3.4 तो इसका होता है, इसका 1.8 होता है, तो 1.5 के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। 1.5 देखो कितना आ रहा है? 3.4 और ये 1.8 है, 1.5 के आसपास आया।
देख लो, चेक कर लेना, ये वैल्यू देख रहे हो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये आयनाइजेशन के लिए नहीं है। तो तुम देख रहे हो कि एनर्जी गैप जो है इट इज डिक्रीजिंग एज द एनर्जी लेवल्स आर इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे एन बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी जो है, ये वैल्यू कितना है एग्जैक्टली बताना, किसी ने कैलकुलेट किया क्या? 1.88 आ रहा है, 1.88 श्योर, जो भी है ठीक है, जो भी है देख लेना, बट वी कैन अंडरस्टैंड जो भी है 1.911 ठीक है, विल सी जो भी आ रहा है, बट डेल्टा ई डिक्रीज कर रहा है। तो टॉकिंग अबाउट कार्बन, देखो कार्बन के बीच में क्या है, एनर्जी गैप है 2s 2p के बीच में, सॉरी 2p 2s नहीं है, 2p 3s है, राइट? यहाँ पे दिस इज Eg, कार्बन के केस में एनर्जी गैप देखना है 2p और 3s के बीच में, ये एनर्जी गैप है। सिलिकॉन के केस में क्या देखना है, एनर्जी गैप देखना है 3p और 4s में, ये इसका Eg2 लिख देते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जर्मेनियम के लिए, तो यहाँ पे डेल्टा एस आ जाएगा 4p 5s, आ जाएगा Eg3। एनर्जी डिक्रीज करता है एज पर द थ्योरी यू हैव लर्नड इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फोर्स थ्योरी बोलो या फिर n+l रूल बोलो, ठीक है? उसी तरह से तुम देखोगे Sn में एनर्जी गैप क्या आएगा, 5p 6s के बीच में, ये आया Eg4। तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, फिर Pb इसमें आ जाएगा 5p 6p और 7s, Eg5। यहाँ पे एनर्जी गैप कौन है, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कौन होगा बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप क्या होगा? Eg1 is greater than Eg2 is greater than Eg3 is greater than Eg4 and least value है Eg5। Is that clear? अब देखो क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा है तो ये इंसुलेटर है, एनर्जी गैप इसमें बहुत ज्यादा है तो ये इंसुलेटर है। ये दोनों इंटरमीडिएट रेंज में लाई करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर है, इनके काफी कम है तो ये हो गए कंडक्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या है, हमने सीखा था कि एनर्जी गैप डिक्रीज होता है एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, एनर्जी गैप डिक्रीजेस। पता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे एन बढ़ता है एनर्जी गैप कम होता है। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेन ही तो कर रहा हूं, जैसे जैसे एन बढ़ता है एनर्जी गैप कम हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने जो बोर्स थ्योरी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसमें सबसे ज्यादा स्पेसिंग होता है 1 और 2 के बीच में, फिर स्पेसिंग कम होता जाता है एनर्जी का। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी गैप कम होता जाता है जैसे जैसे एन बढ़ता जाता है, ठीक है ना? तो अब देखो 2p 3s में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, 3p 4s में एनर्जी गैप कम होता जाएगा, और इसमें एनर्जी गैप मिनिमम होगा नीचे वाले में, इसलिए ये दोनों कंडक्टर हैं, बीच वाले सेमीकंडक्टर हैं और कार्बन जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है? दिस इज बेस्ड ऑन द एनर्जी गैप कॉन्सेप्ट। इसमें लिखना है तो लिख लो जल्दी। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इसमें लिखने में काफी टाइम लगेगा, और ऐसे नोट्स तुमको मिल जाते हैं ग्रुप में। ये पूरा लिखोगे क्या, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सर जाने तो बाद में लिख लेंगे। तुमको नोट्स मिल जाएगा, चलेगा क्या? हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें खुद लिखने सर, में। बस 1 मिनट बस वो देखने तो कितने पेज कितनी जगह छोड़े। थोड़ा सा लंबा है ये तो, देखो कितना इतना है, 1 पेज। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, और यदि एनर्जी गैप ज्यादा है तो इंसुलेटर है, कम है तो कंडक्टर है, और इंटरमीडिएट है तो सेमीकंडक्टर है। यदि एनर्जी गैप ज्यादा है तो इंसुलेटर है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है कि एनर्जी गैप कम होता जाता है जैसे जैसे एन बढ़ता जाता है ना? n+l रूल तुम्हें पता ही है, या फिर बोर्स थ्योरी भी देख सकते हो, दोनों सेम चीज बताते हैं, ठीक है ना? तो एनर्जी गैप नीचे जाने पे कम होता जाता है, इसीलिए ये लोग मेटल जो है वो बन जाते हैं कंडक्टर, और ऊपर वाले रहते हैं इंसुलेटर। ये सबने लिख लिया?
ठीक है, ये तो तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। फाइन, अब देखो क्या है, अब आता है हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है, अरे एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, बट हम एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं सुजल। वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी गैप। एनर्जी गैप n1 माइनस m2 जो भी स्क्वायर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो एनर्जी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, एक सेकंड स्पेलिंग सही नहीं है ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर जैसे एग्जांपल क्या हो गया, सिलिकॉन। और ये क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, दिस इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक तरीका होता है दैट इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग क्या है, it is a method of adding impurity to an intrinsic semiconductor, so as to improve its electrical properties, या फिर to improve its electrical conductance। ठीक है, डोपिंग क्या है, एक मेथड है जिससे इंप्योरिटी ऐड करते हैं और उससे होता क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाता है। किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब देखो इसमें एक्सट्रिंसिक में जो हमें पढ़ना है मोस्टली, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक में एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, and another is n type semiconductor। ओके, p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर। लिखने का काम बाद में कर लेना, सुन लो। n टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, n टाइप देखते हैं। n टाइप का मतलब है चार्ज कैरियर। यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है, चार्ज कैरियर हैज नेगेटिव चार्ज, चार्ज कैरियर हैज नेगेटिव चार्ज। यहां से आया n टाइप मतलब नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर। n टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर। यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है, नेगेटिव है। अब देखो क्या है, कैसे करेंगे इसको। मान लो तुम्हारे पास सिलिकॉन 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 चार तरह के बॉन्ड्स है, इस तरह से ये चलता रहेगा। ये हो गया प्योर सिलिकॉन इंट्रिंसिक। ठीक है, प्योर सिलिकॉन आ गया इंट्रिंसिक। हमने क्या किया, इनको हीट करके कोशिश की क्या है कि सिलिकॉन, एक सिलिकॉन की जगह पे हमने क्या किया, एक फास्फोरस रख दिया। फास्फोरस क्या करेगा इस नेटवर्क में, चार ही बॉन्ड बना पाएगा सिलिकॉन के बीच में। ठीक है, चार बॉन्ड बना पाएगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, समझ में आया। तो इसका क्या हो गया, इसका एक एन इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन इज फ्री। जाओ पहले भी, फास्फोरस के 5 बॉन्ड्स होते हैं ना, फास्फोरस के 5 बॉन्ड्स होते हैं और यहाँ पर इसने सिलिकॉन के साथ 4 ही बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अभी मुझे एक बार कंप्लीट कर लेने दो। तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे, जब तुम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो व्हेन अपॉन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपॉन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, the free electron will start moving, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, अनपेयर्ड है, will start moving
and hence will conduct electricity. देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बढ़ गया। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बढ़ गया वो फास्फोरस के फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मतलब यदि तुमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाला, यानी तुमने डोपिंग ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी with tetravalent pure semiconductor, what will it give? Gives n type. समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, प्लीज वेट। gives n type semiconductor में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है phosphorus doped on silicon. Now, ठीक है, यदि मैं तुम्हें फिर से समझाऊं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, I have to explain it once again. सुन लो एक बार। दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक जिसमें सिर्फ सिलिकॉन होगा, दूसरा एक्सट्रिंसिक जिसमें कुछ इंप्योरिटी भी होगा। क्या है, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करें, थोड़ा बढ़ाएं सेमीकंडक्टर को। उसके लिए एक मेथड होता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब है इट इज अ मेथड ऑफ एडिंग इंप्योरिटी ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ जाए। एक्सट्रिंसिक में जो पहला हमने पढ़ा एन टाइप, एन टाइप मतलब क्या है, चार्ज कैरियर नेगेटिव होगा। ये बताओ ये सेमीकंडक्टर ओवरऑल न्यूट्रल है या इसके ऊपर भी चार्ज है कुछ? न्यूट्रल है। हाँ, ओवरऑल सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल बिकॉज कोई चार्ज पार्टिकल हमने नहीं डाला है। ओवरऑल सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल क्योंकि इसमें हमने फास्फोरस का न्यूट्रल एटम ही डाला है। जब ये कंडक्ट भी करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर नहीं जाएगा। ओवरऑल सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। अब देखो क्या है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, हमने क्या किया, सिलिकॉन के बीच में एक फास्फोरस डाल दिया, तो अब फास्फोरस जो है 4 बॉन्ड बनाएगा और इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता रहेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ रेजोनेट भी करके बॉन्ड तोड़ सकता है। फास्फोरस 5 बॉन्ड इसलिए नहीं बनाएगा बिकॉज ये टेट्रावेलेंट साइड पे गया है, तो इसके पास अवेलेबल बॉन्डिंग के लिए 5 ही है, ठीक है। अवेलेबल साइड्स बॉन्डिंग के लिए 5 बोल रहा हूँ, 4 ही है, सॉरी, अवेलेबल साइड्स बॉन्डिंग के लिए 4 ही है। तो जितने हम फास्फोरस एटम डालेंगे वो 5 बॉन्ड ही बनाएंगे और उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा तो वो जल्दी एक्साइट डीएक्साइट करेगा, या फिर ऐसा समझ सकते हो जल्दी वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएगा वेदांत, गुड। डीलोकलाइज तो होगा ही ना, जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हो, जब भी तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ही होता है। रिटर्न, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, ग्रुप में मिल जाएगा, ये वैसे नोट्स वाला ही है। सर ऑलमोस्ट लिख लिया अभी। ओके सर। यदि नहीं भी जो लोग लिख लिए हैं इट्स वेरी गुड, जो लोग लिख लिए हैं इट्स वेरी गुड, जो लोग नहीं भी लिखे हैं सो डोंट वरी, नोट्स मिल जाएगा। और क्योंकि इसमें लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। बट एक चीज और भी ध्यान देना है कि ठीक है तुम उसमें से पेज छोड़ लो, देख लो कितना स्पेस तुम्हें रिक्वायर्ड होगा, नोट्स तो तुम्हें मिलते ही है ना, ठीक है। सूजल पेज छोड़ दो, बाद में लिख लेना, क्या दिक्कत है, इससे टाइम बहुत ज्यादा जाता है और इसमें लिखना क्योंकि बहुत ज्यादा है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ सी ओवरऑल बात करें तो ये सारे सेमीकंडक्टर पी टाइप और अरे उसमें से लिख लेना, नोट्स मिल जाएगा ग्रुप में, उसमें से लिख लेना, ठीक है। मुझे पता नहीं है कौन सा तनेश को हटाना है और किसको नहीं हटाना है। I can't understand who is the real student and who is not. I can't do anything. Let's fix up what
क्या करते हैं सोचेंगे, रुको, लेट अस कंटिन्यू दिस लेक्चर फर्स्ट। अभी हम बात कर रहे हैं पी टाइप और एन टाइप की। तो एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर अभी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल ही है, तो कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर टाइप, पॉजिटिव चार्ज कैरियर टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जैसे क्या है पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, जैसे मान लो सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन है, दिस इज योर प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर बोल सकते हो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सही है स्पेलिंग, इंट्रिंसिक है, ठीक है। तो हम इंट्रिंसिक से इसको एक्सट्रिंसिक बनाएंगे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक कैसे बनाएंगे, तो हम करते हैं क्या, सिलिकॉन को डोपिंग कर देते हैं, सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरॉन, हमने बोरॉन यहाँ पे डोप कर दिया। तो अब क्या होगा देखते हैं, मान लो ये सिलिकॉन की जगह पे आ गया बोरॉन, ठीक है। अब बोरॉन क्या करेगा पता है, बोरॉन एक बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, ठीक है। अब बोरॉन डोपिंग से एक्सट्रिंसिक बनता है, हाँ, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल इम्प्योरिटी है, और इंट्रिंसिक मतलब प्योर है। अब देखो क्या हुआ, ये जो बोरॉन है इसने एक बॉन्ड बनाया ही नहीं, और यहाँ पे इसके पास खाली ऑर्बिटल भी है, हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, जो कि तुम्हें पता ही है खाली ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है। अब देखो क्या होगा, दिस एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे ना तो ये वाला बॉन्ड रेजोनेट करेगा, मतलब समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे तो ये बॉन्ड इधर आएगा, अब बोरॉन के लिए तो चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है, तो ये चारों बॉन्ड नाचने लगेंगे बोरॉन के आसपास। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं होल। होल का मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक वैकेंसी होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन का। अब क्या होगा, ये रेजोनेट करेगा, ये यहां से यहां जाएगा तो होल यहां चला जाएगा, समझ में आ रहा है। अब ये होल, द होल विल बी डीलोकलाइज्ड, द होल will get delocalized upon upon electricity या फिर upon application of electric field। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये रेजोनेट करेगा ना, ये यहां जाएगा तो यहां होल बन जाएगा, ये यहां जाएगा तो यहां होल बन जाएगा। मान लो यहां भी बोरॉन है तो इस तरह से मूव करने लगेगा ना। इज दैट क्लियर। इसको हम बोलते हैं पी टाइप, मतलब होल का कोई अपना चार्ज नहीं है, बट वो एक एडिशनल वैकेंसी जनरेट कर सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने लगे। अब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस से जहां जहां पे बोरॉन है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा कर लेता हूं। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी अप्लाई करोगे ना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सौरभ इधर देखो, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये डीलोकलाइज होगा, ये इधर नहीं जाएगा। बट जब सपोज तुमने इधर बोरॉन लगा दिया और इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया तो उसको मूव करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अपॉन के बाद, क्योंकि पूरा क्रिस्टल में लगाने के बाद ही डीलोकलाइज होगा। यदि हम इधर देखें, इसका एग्जांपल लिख देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। डोपिंग ऑफ trivalent impurity, doping of trivalent impurity in a tetravalent pure semiconductor leads to formation of p type semiconductor। रुक जाओ, अभी मैं एक बार समझा दूंगा, फिर से रुक जाओ। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज होगा क्या? विल द ओवरऑल सेमीकंडक्टर अक्वायर चार्ज?
however no, because there is no, because boron हमने न्यूट्रल ही डाला है. However, the overall semiconductor will not acquire any charge. Will not acquire any charge. See, now let us, बॉन्ड नहीं है तो SI का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्या? SI का फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहां से मूव करके यहाँ पे जाएगा ना फ्री इलेक्ट्रॉन, रेजोनेट करने लगेगा. ये तो मैं बता रहा हूँ आर्यन, इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे मूवमेंट होगा, रेजोनेट करने लगेगा. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रली कैसे जाएगा? अरे रेजोनेंस में कैसे जाता है इलेक्ट्रॉन? ऐसे ही होगा, सेम प्लेन में है तो मूव करेगा ही ना. देखो हम बात करते हैं पी टाइम को, एक बार हम समझ लेते हैं, एक बार कथन रुक जाओ. पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कैरियर हैज पॉजिटिव ओरिजिन, चार्ज कैरियर का पॉजिटिव ओरिजिन है. अब जैसे ये प्योर सिलिकॉन था, हमने डाल दिया बोरॉन. बोरॉन को डालने से क्या हो रहा है? बोरॉन को डालने से क्या हो रहा है? यहाँ पे एक खाली जगह पे है, यहाँ पर समझ सकते हो खाली जगह है, सिलिकॉन का एक है तो ये अजीब सा बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. अब ये क्या होगा? ये रेजोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन, ये होल जैसे यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये यदि यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ होल जनरेट होगा, ये यदि यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ होल जनरेट होगा, ये यदि यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ होल जनरेट होगा. तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन हैज अ टेंडेंसी टू मूव, free electron has a tendency to move in the semiconductor. सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन को एक मूव करने की टेंडेंसी बन जाएगी. तो इस तरह के यदि बहुत सारे बोरॉन रहेंगे तो वो सारे मूव करेंगे, राइट? म्यूट किया हुआ है, ठीक है, वो सारे मूव करेंगे. अब होगा क्या? इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी खाली ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है. और वो खाली ऑर्बिटल क्या कर रहा है? एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड की हम बात नहीं करेंगे. उससे क्या हो रहा है? एक खाली ऑर्बिटल से एक बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल की जैसा जनरेट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसीलिए पॉजिटिव ओरिजिन हम इसको बोल रहे हैं, इसलिए वो मूव कराने लगेगा. ये अभी इसको किसी अभी डाउट है? अभी समझ में आया नहीं आया? इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके एवरीबॉडी, समझ में आया? बेसिकली खाली ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल. अरे देखो कॉन्सेप्ट बस इतना है कि खाली ऑर्बिटल जो है ना वो रेजोनेट करेगा और कुछ नहीं है. तो ये जो है वो यहां भी जा सकता है, ये यहां भी जा सकता है, ये यहां भी जा सकता है, क्योंकि इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है. इधर से कॉन्सेप्ट ये है, तो ये मूव करता रहेगा. इधर बोरॉन लगा दिया तो ये भी मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो आराम से बहुत आसानी से मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट. तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्शन होगा. दैट इज हाउ इट इज. So this was a P type and N type semiconductor. Okay sir. ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. रेजोनेंस इज लोकलाइज्ड टू 4 सिलिकॉन, देन हाउ विल इट कंडक्ट? अरे और भी बोरॉन होंगे ना, मैंने तो एक सैंपल जगह पे दिखाया तुम्हें, और भी बोरॉन होंगे ना यहाँ पे. ओके सर. इधर भी बोरॉन हो सकता है, इधर भी बोरॉन होगा, ठीक है, चारों तरफ बोरॉन होंगे. मैंने एक जगह पे दिखाया तुम्हें, पूरा ज्यादा बड़ा थोड़ी बना सकता हूँ, मेरी भी एक लिमिटेशन है ना, कितना बड़ा डायग्राम बनाऊंगा. सर आप वापस बोल सकते हो कि वो रेजोनेट या फिर वो जब बॉन्ड रोटेट करेगा उसके अराउंड, तो फिर वो हेल्प कैसे करेगा चार्ज के लिए? यदि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया, यानी ये रेजोनेंस हो गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ है ना, हाँ हाँ. ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ, यानी ये इलेक्ट्रॉन पूरा इधर नाच रहा है ना इस जगह पे, यहाँ पे. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो पूरा क्रिस्टल में इधर से इधर नाचने लगेगा. हाँ, यही अच्छा, तो होता है, मतलब हाँ, हाँ, डीलोकलाइजेशन की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है. अरे डोपिंग का मतलब है इम्प्योरिटी डालना. डोपिंग मींस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी. करना बंद कर. फाइन. नाउ कमिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. डोपिंग का मतलब वही है, इट इज एडिंग इम्प्योरिटी.
देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सॉलिड के कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं। अब सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं तुम डिटेल में पढ़ोगे, क्लासिकल मैग्नेटिज्म होता है फिजिक्स में, ठीक है। और सी अच्छा हाँ, पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उनके यूजेस भी होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर बनाते हैं, डायोड बनाते हैं, एनपीएन पीएनपी होता है जो तुम पढ़ोगे फिजिक्स में डिटेल में, ठीक है। लाइकवाइज उसके यूजेस हैं मतलब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के। कमिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कमिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना तो ए मूविंग इलेक्ट्रॉन आल्सो जनरेट्स इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अ मूविंग इलेक्ट्रॉन generates magnetic field as well, ठीक है। अनम्यूटेड है, अनम्यूटेड ही हो तुम। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, तो अब राइट हैंड रूल के हिसाब से इसका मैग्नेटिक मोमेंट अपर डायरेक्शन में हो गई। हाँ बोलो। और यदि एक इलेक्ट्रॉन सपोज इस तरह से घूम रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे के डायरेक्शन में होगा, दिस इज एज पर राइट हैंड रूल। तो अब होता क्या है कि दिस रिप्रेजेंट्स स्पिन, या फिर देखो ये हम यदि इसको बोले कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पे घूमता है ना, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होते हैं। इज दैट क्लियर? देखो इसका हमें बेसिक ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। हाँ या ना बोलो। हाँ सर सर। दोनों डायग्राम में सेम डायरेक्शन है? ओके हाँ ओके सर। ओके, ठीक है ठीक है। इसको अपोजिट कर लेते हैं, लेकिन आप सही है, अभी भी सेम ही है सर सेम है वो। सॉरी। राइट से लो ना सर, राइट से घुमाओ ना। ठीक है ना, हाँ आपको सर ठीक है अभी ना? बराबर। तो अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पे भी घूमता है, तो अ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन around its axis, a spinning electron around its axis, just a minute, I was spelling something here. Generates, अरे क्या पागल हो गया है, अरे ये इस तरह के, ये कौन है भैया? एक बच्चा है जो लिख रहा है आई लव यू सर, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। क्या ये कैसे कैसे लोग आ गए अभी? कौन है भैया? अरे नाम बोलो सर, नाम। गणेश। नाम बोलो, नाम बोलो। अजीब लड़के हैं भैया ये। अभी दो दो तनेश है, अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ किसको निकालूं किसको सर ना उनको निकालूं। दोनों को रिमूव कर डालो, अजीब टाइम पास करा रहे हो। A spinning electron around its axis generates magnetic moment. तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। डोमेन्स, डोमेन्स क्या है? दीज आर द मैग्नेटिक रीजन्स इनसाइड सॉलिड, मैग्नेटिक रीजन्स इनसाइड द सॉलिड, दे आर नोन एज डोमेन्स। डोमेन का मतलब क्या है? जैसे केमिस्ट्री के टर्म्स में देखो, फिजिक्स में अलग ही डिफाइन करते हैं डोमेन। अब डोमेन केमिस्ट्री के टर्म्स में बोले तो जैसे क्या है, मान लो तुम्हारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन सब का 5 बनाया 6 बना दिया, 6 बना दिया। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रहे हैं ना, क्योंकि सबका स्पिन एक तरह, जैसे तुमने पढ़ा है एमएस क्या है, प्लस माइनस 1/2, तो इट इज मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, है ना। यदि पांचों एक डायरेक्शन में है तो इनका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दैट क्लियर?
तो ये फिजिक्स का डेफिनेशन होता है कि कुछ मैग्नेटिक रीजन्स होते हैं सॉलिड के अंदर जहां पे स्पिन एक जगह से एक जगह पे फिर एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, मैग्नेटिक मतलब डोमेन्स ऐसे रीजन्स हैं सॉलिड के अंदर जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट्स इलेक्ट्रॉन के स्पिन वाले किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएं। इज दैट क्लियर? से यस और नो? हाँ या ना कुछ बोल दो, यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक जिसमें नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो सबको पता है ना, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है। पैरामैग्नेटिक तो सबको पता है, जिसके अंदर है पैरामैग्नेटिक जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉन जीरो हैं। डायामैग्नेटिक का मतलब, डायामैग्नेटिक का मतलब जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो हैं। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, डायामैग्नेटिक नहीं होते, राइट? इज दैट क्लियर? हाँ, यहाँ पे तीन चीजें हमें पढ़नी है क्या? एक होता है फेरोमैग्नेटिक, यहाँ पे हमें तीन चीजें नहीं क्या पढ़नी है। एक होता है फेरोमैग्नेटिक। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक? देखो फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन से बना डोमेन, ये एक सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बना डोमेन, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल दी डोमेन्स आर अलाइंड, ऑल दी डोमेन्स। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉन जीरो हैं, उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड along वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में सारे डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। मतलब यदि हम इसको इस तरह से दिखाएं, लेट्स से दिस इज अ डोमेन, पूरा ही चीज को हम एक डोमेन, जैसे ये एक डोमेन है, हमने इसको ऐसे एज ए डोमेन दिखाया, तो अब ये सारे डोमेन एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो इसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। और दिस कंपाउंड विल हैव अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? सच अ कंपाउंड विल हैव, सच अ कंपाउंड, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, तो इसको एक डोमेन बोले, और ऐसे सारे डोमेन एक डायरेक्शन में आ जाएं तो हम उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। और सच अ कंपाउंड विल हैव अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, इसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। एग्जांपल्स क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी वाले ही याद रखने हैं। एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, एक्सेट्रा। एक बार केमिस्ट्री और फिजिक्स के देखो, फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करते ही नहीं है, फिजिक्स में सीधा बोल देते हैं डोमेन्स क्या होता है, डोमेन्स आर रीजन्स इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। हाँ, फिजिक्स में जब तुम पढ़ोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन वाली डिटेल की बात करेंगे ही नहीं, ऑल्दो तुम इसके बारे में पढ़ोगे, बट तुम्हें इलेक्ट्रॉन से कैसे डोमेन बनता है उसको बताएंगे नहीं। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में होते हैं और सारे एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, दैट क्लियर? अच्छा, ये लिखने का काम जो है हमें 2 मिनट और लगेगा, दो ही चीजें हैं बड़ी आसान सी, वो रहने दो क्योंकि मैं ग्रुप में नोट्स तो डाल ही देता हूँ। छोटा सा चीज है, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? देखो, एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब है डोमेन्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। अरे ये इट विल नॉट टेक मोर देन 3 मिनट्स। द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ पे जैसे मान लो 3 डोमेन, एक ऐसा आया, 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 तो ये क्या हो गया? दिस इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं होगा।
नहीं होगा ऑब्वियसली, नो परमानेंट मैग्नेट या फिर नो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। आपको एग्जांपल्स फिर से कौन से याद करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं? एग्जांपल्स है एमएनओ, जो एनसीईआरटी ने दिया है वो एग्जांपल ही याद करने हैं क्योंकि वही आते हैं एग्जाम में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो यहाँ पे डोमेन्स जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दे आर नॉट इक्वल इन नंबर्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन्स आर अनइक्वल इन नंबर्स। मतलब मान लो जैसे 3 एक डायरेक्शन में है, 2 अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, इसका एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे मान लो ये एक आया ऐसा, फिर एक आया ऐसा, अब देखो क्या है, अनइक्वल है, तो इट हैज अ वीक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, वीक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। यहाँ पे एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिए हैं वो हमें वही याद रखने हैं। एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने Fe3O4, ठीक है, Fe2O4, एंड एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए हैं ZnFe2O4, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में अपोजिट होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट है, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट है। बट यहाँ पर इक्वल है बट अपोजिट, मतलब अपोजिट है बट इक्वल नहीं है। बस इतना ही था। तो दिस वाज सॉलिड स्टेट, दिस वाज सॉलिड स्टेट। अब इसमें जो तुमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो याद करनी है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो बिल्कुल याद करना है, वो ज्यादा एडवांस के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। दिस वाज ऑन सॉलिड स्टेट। चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। इसमें किसी को डाउट है? आज के लेक्चर में हमारा सॉलिड स्टेट खत्म हो गया। नहीं। किसी को डाउट है? अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जिनको डाउट नहीं है दे कैन लीव। सर अगले में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले थे। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना है। केमिकल काइनेटिक्स फिर से तो नहीं हो पाएगा। हाँ बोलो। डायमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक में फर्क क्या है? डायमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट होते हैं और एंटी फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स अपोजिट होते हैं, ठीक है। वापस बताओ। सर बात तो सेम ही हो गई ना? नहीं, एक्चुअली जैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जो हम डिफाइन करते हैं तो हम डी ऑर्बिटल के हिसाब से डिफाइन करते हैं ना, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। समझ में आया? डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में पेयर्ड होते हैं। नहीं, केमिकल काइनेटिक्स तो अभी नहीं ले पाएंगे, पूरा जब हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, टाइम मिलेगा तो बिल्कुल। ठीक है एवरीबॉडी? सर वो एन टाइप का दिखाओ ना एक बार। क्या एन टाइप किधर था? इधर ही था शायद। हाँ यही एन टाइप। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में फिर से समझा देता हूँ। डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं ऑर्बिटल्स में, और एंटी फेरोमैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 नहीं होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डोमेन्स वो बनाते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। हम बात करें डिफरेंस की डायमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक में, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, ठीक है। दैट क्लियर? हाँ सर। काइनेटिक्स अभी फिर से तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं जितना, यदि एक बार खत्म होता है तो हम वापस कर लेंगे। हाँ सर हो गया। किसी और को कुछ डाउट है?
सर फिर से क्या? सर वो मॉड्यूल पूरी करनी है क्या? मॉड्यूल चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ऑलरेडी सर स्केप हो आप गया। हाँ, सर आप क्या बोले फिर से नहीं एक बच्चा करने? पूछ रहा एक बच्चा पूछ रहा है कि सर केमिकल काइनेटिक्स लाइव लेक्चर में करेंगे क्या? मतलब डाउट क्या? डाउट नहीं, वो टॉपिक पढ़ने पड़ रहा है फिर से, फिर से क्यों? उसकी इच्छा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर किसी को डाउट नहीं है, फाइन, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।